अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। फ़ाबिया ये लाए रब्बी को मातु का ज़िबान। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, 5th जनरेशन वॉर के अंदर जो जो इन्होंने सोचा था पाकिस्तान के दुश्मनों ने, वो अपने अहदाफ को मुकम्मल कर चुके हैं। सबसे पहला उनका मेन मसला ये था क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी 17 साल बाद बड़ी तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रही थी, जो कि मुखालिफ ममालिक जिस तरह भारत, अमेरिका, इसराइल ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान IMF के पैकेज से निकल के या कर्ज़ों से बाहर निकले और पाकिस्तान अपनी इकॉनमी बिल्ड करे और उसकी इकॉनमी का हुजम ज़्यादा बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाती, पाकिस्तान की इकॉनमी का हुजम बड़ा हो जाता, तो पाकिस्तान पहले से एक सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है, जो कि वो 1980 के अंदर पाकिस्तान के जो है वो ये लग भी रहा था कि पाकिस्तान बहुत जल्द सुपर पावर की तरफ जाएगा और पूरी दुनिया की इकॉनमी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे किए गए जिसने पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत को डुबोया बल्कि पूरे पाकिस्तान के दो टुकड़े करके रख दिए। कुछ यूं वाक़यात हुए, कुछ लोगों ने अपनी मर्जियों की खातिर सिर्फ और सिर्फ एक वज़ीर आज़म की कुर्सी की खातिर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतना कुछ करने के बावजूद, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि ये हुकूमत अब इस बात पर सियासत करने जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तानी रियासत को बचाया और अपनी सियासत को दफन कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौधरी जवेद लतीफ़ और दूसरे अरकान जो कि बार बार टीवी इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि उनको महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान इमरान खान अगर इसी तरह काम करते रहे और पाकिस्तान की अदालतें अगर खुल गई और केसेस के फैसले होना शुरू हो गए, तो उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाती और वो कभी भी फिर दोबारा कुर्सी पर बैठने के काबिल ना रहते। क्योंकि इमरान खान साहब ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जिस प्लानिंग की वजह से वो 20 साल तक पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहते और उनकी जो है हुकूमत बरकरार रहती। पिछले 75 सालों में सबसे मेन मसला ही ये था कि कोई भी जमहूरी हुकूमत वो अपना मुकर्रर वक्त पूरा न कर सकी। कुछ ऐसे लोगों ने तजर्बे किए जो आज भी इस बात से बाज नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बेहतर तजर्बाकार हैं, जबकि उनके तजर्बों ने ही पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को इस हाल पे छोड़ा है। ये लोग अब इनसे पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, जब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि दुनिया के पहले 4 नंबर पे मौजूद है जिसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, जिससे बेहतर ज़ैम्बिया, नाइजीरिया जैसे ममालिक की इकॉनमी बेहतर है, उनके पॉइंट्स बहुत बेहतर हैं, वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ नहीं जा रहे, जबकि पाकिस्तान जिसके पास तमाम मौसम मौजूद हैं, जिसके अंदर अपने ज़राअत मौजूद है, जिसके पास बहुत सारे एलुमिनियम मौजूद हैं, ऐसे मादनियाती औजार मौजूद हैं जिनको वो निकाल कर पाकिस्तान की अगर सर्विसेज को बरूए-कार लाया जाए तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम खड़ा कर सकता है। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, हर वज़ीर आज़म को उसका टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। वैसे ही इमरान खान साहब के साथ भी किया गया और वैसे ही नवाज शरीफ साहब के साथ भी किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान, जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर थी और ग्रोथ की तरफ जा रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की इकॉनमी का एक एनालिसिस किया जाए। तो हमने एक पूरी रिपोर्ट्स सारे जो डॉक्यूमेंट्स की ऊपर स्टडी किया, मुकम्मल एक डिटेल जो है वो वीलॉग बनाने के लिए, ताकि आपको बताया जा सके कि पाकिस्तान की इकॉनमी 2017 में कहाँ पे खड़ी थी और जब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत छोड़ के गए तो उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे खड़ी थी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं 2017 में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की जो उस वक्त की ग्रोथ चल रही थी मार्च 2017 के अंदर, वो 3.81 ग्रोथ चल रही थी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों की बजाय फैक्ट्री मालिकान को दिया जा रहा था। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग की बात करें तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री
बंद होने के दहाने पे खड़ी थी, जिसकी ग्रोथ सिर्फ 4 सालों में 0.10 पे पहुंची। उसके बाद पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.8% ऑफ जीडीपी था। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ उस वक्त जो कि जेली डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद बताई गई थी वो 6% ग्रोथ बताई जा रही थी। टोटल जो पाकिस्तान उस वक्त रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था उसकी जो अमाउंट थी वो 15.2 बिलियन थी, जिसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यू था वो 12.4 बिलियन डॉलर्स था और जो नॉन टैक्स था वो 3.0 बिलियन डॉलर था। यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही छोटी थी, पाकिस्तान की इकॉनमी का हुजम बहुत छोटा था, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 5.6 पे खड़ी थी। अब ये चीज़ें नोट करते जाइएगा क्योंकि हम इसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत का भी मुआवजा करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो क्रेडिट्स हैं उसमें अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के जो नेट फॉरेन एसेट्स थे वो -284.8 बिलियन पे खड़े थे। जो पाकिस्तान के नेट डोमेस्टिक एसेट्स थे वो 1040.9 बिलियन पे खड़े थे। नेट जो बोरोइंग थी पाकिस्तान की वो 568.7 बिलियन पे खड़ी थी। जो पाकिस्तान के जो क्रेडिट्स थे प्राइवेट सेक्टर से वो 438.6 बिलियन हो चुके थे। जो पाकिस्तान के पास रिजर्व मनी जो पड़ी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 3.14 बिलियन थी, जबकि दूसरे तमाम जो रिजर्व्स थे वो दोस्त ममालिक से उधार लेकर पाकिस्तान के रिजर्व में शामिल किए गए थे। अच्छा जी, अब इसके बाद उस दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई का रेट था वो 3.8% था, जबकि उन्होंने ना तो आलमी महंगाई देखी, ना ही कोरोना जैसी सूरत हाल से आगाह हुए, ना ही उन्होंने रूस की जंग में टक्कर ली। फिर भी पाकिस्तान की उस वक़्त उस दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो रिकॉर्ड महंगाई थी जो कि 3.8% तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल माइनस में चल रहा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा PIA लॉस में जा रहा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविज़न का इदारा PTV लॉस में जा रहा था। पाकिस्तान के पास उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का करंट डेफिसिट अकाउंट था, यानी कि करंट खसारा था। उस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल रिजर्व थे जिसमें पाकिस्तान की इनकम और दोस्त ममालिक के जो उन्होंने मदद के लिए पैसे फराहम किए थे वो 10,223 बिलियन डॉलर्स थे। जो टोटल रेमिटेंसेस थी पाकिस्तान के 2013 से 2017 में जो रिकॉर्ड की गई वो 3,366.7 मिलियन तक थी, यानी कि 30 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान की उस वक़्त की रेमिटेंसेस थी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 22 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी थी, यानी कि पहले से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत जब शुरू हुआ, जरदारी का दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ तो इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मज़ीद नीचे की तरफ चलती गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से तमाम दोस्त ममालिक अपना मुंह फेर चुके थे और कोई भी पाकिस्तान में विज़िट करने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान में उस वक़्त बहुत सारे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी किए गए। पाकिस्तान के इस दौरे हुकूमत में तकरीबन 2013 से 2017 के दरमियान 17,000 अरब डॉलर कर्ज लिया गया, जिसमें कुछ IMF से लिया गया, जिसमें कुछ वर्ल्ड बैंक से लिया गया और कुछ कर्जा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से लिया गया। ये थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2017 तक की कारकर्दगी, जो ये बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं पाकिस्तान में खड़े होकर कि पाकिस्तान की मईशत इनके दौरे हुकूमत में बड़ी बेहतरीन चल रही थी, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक़्त भी खसारे में जा रही थी और पाकिस्तान की जो इकॉनमी का हुजम था वो पहले से कम होता चला जा रहा था। अब बात आती है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे खड़ी है। इसके लिए हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहाँ खड़ी थी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।